हेलो विपिन, एग्जाम में आपका स्वागत है। एसएससी फेज 12 के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था कि एसएससी फेज 12 का जल्द ही नेक्स्ट वीक के अंतर्गत प्रोसेस आने वाली है, क्योंकि जो ओटीआर का डिले, जो ओटीआर की वजह से जो प्रोसेस इतना लेटेड हो रहा था, वो सब कुछ तैयार था, बस ओटीआर की तरह को उस तरह उस वेबसाइट पे रिप्रेजेंट करना था उन्हें आपको। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें डिले थी। तो एप्लीकेशन कल रात में लगभग 12 बजे, साढ़े 11 पौने 12 के समथिंग आया था, बट उस वक्त एकदम लिंक ओपन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा कुछ भी कह सकते हैं, दिक्कत हो रहा है, टेक्निकल इशू। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग से आप अच्छे से आप देख सकते हो, धीमे धीमे करके वो चीज़ अपडेट होती जा रही है। कभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, फिर नोटिफिकेशन भी शो नहीं रहा है, रात में केवल 4 बजे केवल एप्लीकेशन लिंक शो हो रहा था। तो चलो इसको एप्लीकेशन पूरा नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं वन टू वन, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, एलिजिबिलिटी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसने भी 10th कर सकती है, ग्रेजुएशन कर रखी है, और सॉरी 10th 12th और ग्रेजुएशन में से कुछ भी कर रखा है, मिनिमम 10 मैक्सिमम ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में भी ऐसा नहीं है कि इफ एनी स्ट्रीम वाली पोस्ट है, इफ टेक्निकल पोस्ट भी है। ठीक है, जितनी भी टेक्निकल हैं, जैसे कि अगर आप मेडिकल फील्ड की ले लें तो नर्सिंग है, फार्मा डिपार्टमेंट की है, लैब असिस्टेंट की है, ठीक है, इंजीनियरिंग की है, ठीक, जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट है, बहुत मल्टीपल है, एग्रीकल्चर वालों की है, ठीक, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बहुत सारी ये डाइवर्स पोस्ट है। ठीक है, पर सबका प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, फेज 12। ठीक है, बट कुछ चीज़ें जो हैं, जो टर्म्स इस बार चेंज हुए हैं, तो उसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है 26 तारीख से, मतलब 26 की रात में, उससे कोई मतलब नहीं, पर सही से ये 27 से हुई है, मतलब आज से। ठीक है, आप भरना स्टार्ट कर सकते हो, और 18 तारीख लास्ट डेट है, 18 मार्च। ठीक है, अगर आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 19 मार्च। ठीक, और अगर जब आपको कुछ करेक्शन करना हो तो वो 22 से लेके 24 मार्च के बीच में है, रात के 11 बजे तक। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सीबीटी एग्जामिनेशन 6 मई से लेके 6 से 8 मई के बीच में होगा, ये इन्होंने टेंटेटिवली कहा है। मे बी ये डेट चेंज हो सकती है कि ड्यू टू ऑफ सम इलेक्शंस, ड्यू टू ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन भी लगभग उसी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में आ रहे हैं, तो वो चीज़ क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए चीज़ अफेक्टेड हो सकती है। तो एक चीज़ इन्होंने इस बार चीज़ नई दी है कि जैसे कि बहुत लोगों को ओटीआर फाइल करने में और एप्लीकेशन की हो सकता है इस फिलिंग न्यू न्यू वे से प्रोसेस करने में दिक्कत आए, तो इन्होंने एक टोल फ्री नंबर आपको दे रखा है, तो जिसके थ्रू अगर आपको कोई टेक्निकल इशू हो रहा हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जैसे कुछ आपके जैसे कि पासवर्ड्स वगैरह हैं, या फिर जैसे कि कुछ जैसे कि वन टाइम पासवर्ड जो आते हैं, ठीक है, तो वो मे बी हो सकता है जो ईमेल पे आए तो वो ईमेल पे स्पैम में ना चले जाए। तो अगर जैसे कि इनसे कॉल करने से पहले एक बार स्पैम स्पैम फोल्डर में जाके अपनी मेल आईडी के उसमें देख लेना, मे बी आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ये नहीं, बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, the government strives to have a workforce which reflect the gender balance and the women candidate to encourage to apply। देखो, इन्होंने कहा है कि हम वुमेन कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए एनकरेज करते हैं। ठीक है, only those applicant which have successfully filled the website commission to are found to be shall be accepted। देखो, सबसे पहले एक चीज बता दूं, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको ssc.gov.in, जो इसकी नई वेबसाइट के बारे में जो मैंने बताया था, उस पर जाके आपको ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इस चीज को फल पाओगे। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको विशेष चीज यानी कि एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड एलिजिबल क्राइटेरिया, आप इस चीज को मैनेज करते हैं। अगर जो भी नोटिस में इंडिकेट दिया गया, अगर वो आपकी एलिजिबिलिटी से मैच मीटिंग नहीं करता है, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, और आपका कैंडिडेट प्रोविजनल होता है एट ऑल स्टेज। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले जाके आप ओटीआर कर लें। ओटीआर करने के बाद फिर जो प्रोसेस होगी, सबसे पहले फिर इसके बाद आपकी इसमें मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ये केवल आपके नोटिफिकेशन के पर्पज से ही वीडियो है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है ये मैंने अभी काउंट नहीं किया है, बट ये है कि वैकेंसी अच्छी है। ठीक, अगर आप ओवरऑल कह लें कि केवल एक एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितनी कह रहे हैं, तो ये मैंने अभी एक एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं आपको बोल सकता, लेकिन मिनिमम हर एलिजिबिलिटी लगभग 100 के आसपास है, 100 प्लस ही होंगी। ठीक है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बोल रहा हूँ, जैसे कि एक अगर इसकी नर्सिंग की बोलते हैं तो ठीक है, तो 100 प्लस है। ठीक है, मिनिमम मैं 100 बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक रफली डेटा बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ईक्यू की जो आपकी चीज लगेगी, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, उसकी भी एक क्रूशियल डेट है। जैसे कि आपकी ओबीसी की सर्टिफिकेट की होती है, ईडब्ल्यूएस की होती है, वैसे ही इसकी भी एक क्रूशियल डेट है। ठीक, तो इसकी जो क्रूशियल डेट होगी वो आपकी 8/3 8/3/24। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन का लास्ट डे। अगर इस तारीख तक आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इन्हें, वरना इसके बाद आता है तो आप आउट है। ठीक है, तो आप, मेरे ख्याल से आपको भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो भी आपकी एज लिमिट है वो एज कैलकुलेट आएगी 1 जनवरी से। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, और एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। आपकी फीस रहेगी आपकी 100 रुपीज़ सभी के लिए, बट मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए मतलब जो है रिलैक्सेबल है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के गर्ल्स के लिए पेमेंट करने की लास्ट डेट तो मैंने आपको बताई दी, 19/3 है। पेमेंट आप किसी भी मोड के थ्रू जो ये दिए गए हैं, आप इनके किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, देखो, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बिलोंगिंग टू एंड ऑल कैंडिडेट्स वुमेन कैंडिडेट एंड ऑल कैंडिडेट एससी एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन आर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन एग्जेम्प्टेड फी, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, किसी भी कैटेगरी वुमेन्स और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
द विंडो फॉर द एप्लीकेशन आपकी जो करेक्शन के लिए वो 22 तारीख को शुरू होगी और 24 तारीख की रात के 11 बजे तक चलेगी। तो अगर मेरे ख्याल से आप अप्लाई करने में कोई भी गलती ना करें, एक बार दोबारा से रीचेक कर लें, ठीक है? और फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो चलो आपके पास एक पोर्टल का टाइम मिलेगा, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ रीजंस दिए गए हैं, ठीक है? इन रीजंस में आपकी वैकेंसी निकली, जैसे कि सेंट्रल रीजन में क्या आता है, ठीक है? यूपी और बिहार, ठीक है? ईस्टर्न रीजन में आता है आपका अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है? ये सारी चीजें ईस्टर्न रीजन में आते हैं। कर्नाटक के रीजन में क्या आता है, कर्नाटक और केरला रीजन, ठीक है? जिसमें लक्षद्वीप और कर्नाटक, ये सब चीजें, ये सब और केरला दोनों आते हैं। अब बात करते हैं एमपीआर रीजन में, मध्य प्रदेश रीजन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है। नॉर्थन रीजन में अगर बात करते हैं एनईआर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, मतलब 7 सिस्टर्स ऑल, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में। एनआर रीजन में दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ये 3 स्टेट्स आते हैं, ठीक है? ये 2 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या आता है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, ठीक है? साउथ रीजन में क्या क्या आता है, साउथ रीजन में आपके आते हैं आंध्र प्रदेश आता है, पौंडीचेरी आता है, तमिलनाडु आता है और तेलंगाना आता है। तो ये रीजंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब आपकी पोस्ट कैसे सेलेक्ट करनी है, कि जैसे कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है ना, आपको कैसे पता करना है, तो वो चीज आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे वेस्ट रीजन है तो जो भी दादरा नागर हवेली के कैंडिडेट हैं, दमन दीव के हैं, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के हैं, तो इनको वेस्ट रीजन में अपनी पोस्ट को फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऑल ओवर इंडिया में किसी और रीजन में डाल नहीं सकते, बट मोस्ट प्रोबेबली जो लोग अपने नियर अबाउट ही पोस्ट चाहते हैं और अगर नहीं मिलती है तो फिर दूसरे रीजन में जाके चेक करते हैं। तो मैंने इसीलिए आपको पहले आपके रीजन से अवगत कराया, ठीक है? जिससे कि आपको ये चीज की जानकारी हो जाए। अब इसमें जो स्कीम है, स्कीम की बात करते हैं, मतलब जो आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, है ना? अब आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताई। देखो स्टार्टिंग की वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था, 10th हो आपने, है ना? 10th मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर की नहीं होती है, ठीक है? इन तीनों में से आपका जो भी लेवल हो, आप वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। आपका छोटा भाई हो, आपका बड़ा भाई हो, या आप खुद हो, या आपकी छोटी बहन एक्स वाई जेड, छोटी बड़ी बहन जो भी हो, अगर वो इन तीनों में से उन्होंने कुछ भी कर रखा है तो वो ये फॉर्म भर सकती है, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ चीज़ों में, देखो मैंडेटरी है, तो वो चीज़ें अपनी मैंडेटरी और एलिजिबिलिटी वगैरह आपको चेक करनी होगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कहीं-कहीं पोस्ट लगी इसमें 10th है, मैट्रिकुलेशन वाला मैट्रिकुलेशन, और ये चीज़ आपको जो दिख रही है ना, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, ये पेपर का लेवल रहेगा, ठीक है? और इसमें जो पोस्ट आएगी, ऐसा भी हो सकता है हायर सेकेंडरी वाली जो कुछ पोस्ट हैं उसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन भी हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पेपर ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसका जो आपका सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस का आपको एक छोटा-सा आपको झलक दिखाते हैं, जैसे कि आपको एसएससी की सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह से थोड़ा-सा ये डिफर आपको मिलेगा, क्योंकि इसका पैटर्न हमेशा से यही रहा है और चेंज नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा, बस केवल नंबर के जो ऊपर-नीचे हो गए हैं, बस 1 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, दैट्स इट। जनरल स्टडीज़, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, जीएस, क्वांट एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिकल स्किल्स आएँगे, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो, एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में जैसे कि हमारे जो अपनी 10th लेवल तक की जितनी आती है ना, वो आप बड़े आराम से इसे मान के चलो, ठीक है? बट एक चीज़ बता दूँ, 10th का, हायर 10+2 का और ग्रेजुएशन एंड एवं वाली पोस्ट का, तीनों का सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेवल और टॉपिक्स में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो उनके इंडिविजुअल सिलेबस को मैं एक अलग वीडियो में आपको डिस्कस करूँ, ताकि आपको एक सटीक रास्ता मिल सके कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? बात करते हैं, देखो इसमें जैसे कि सभी के सब्जेक्टों के 25-25 क्वेश्चन आएँगे, और वो सभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपके 50-50 नंबर के होंगे। कुल पेपर आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है? और इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन आएँगे, है ना? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको 60 मिनट मिलेंगे और 80 मिनट केवल स्क्राइब कैंडिडेट को मिलेंगे। स्क्राइब करने का 80 मिनट का मतलब ये है, आपको 20 मिनट पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आपको वहाँ पे आगे, जैसे कि आप अपने फॉरम में ये चीज़ मेंशन करेंगे ना, तभी आपको वहाँ वो टाइम कंप्यूटर के थ्रू मिल पाएगा, और अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको वहाँ आप कह नहीं सकते कि हमें 20 मिनट ज़्यादा दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपने इस समय अगर नहीं कर पाया तो उस वक़्त आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है ना? मतलब सही होने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत होने पे 0.5 आपके कटेंगे। तो एक तरीके से 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना है। स्कोर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो ऑब्वियसली है कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा। इसका जो शिफ्ट का जो पेपर रहता है, पेपर का कुछ इस तरीके से रहता है कि मॉर्निंग होती है 10th मैट्रिकुलेशन की, मिड डे में जो शिफ्ट होती है वो उसमें होती है हायर सेकेंडरी वाली की, और जो इवनिंग शिफ्ट में होता है वो ग्रेजुएशन एंड अबव वालों का होता है। मोस्टली जैसे कि पिछले साल जो हुआ था वो 2 दिन में एग्जामिनेशन हुआ था, और जैसे कि इस बार भी, अब जैसे कि सिलेबस दिया गया है, बट इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वरना फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और आपको जो पर्सपेक्टिव से मुझे जो समझाना है वो चीज़ इसमें नहीं हो पाएगा। आपको मैंने आपको डेट्स बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, ठीक है? अब आपको अपनी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी वगैरह कैसे चेक करनी है, ठीक है? ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसके लिए परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपल प्रोसेस है ना? जो मैं इस वीडियो में अभी आपको बताने आ रहा हूँ, ठीक? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा। दूसरा मेन चीज़ है, जैसे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे यही जो नोटिफिकेशन का लिंक है, इसमें जैसे फर्स्टली मुझे फाइंड करना है, नर्सिंग, नर्सिंग करके मैंने सर्च किया।
अब नर्सिंग ऑफिसर की जितनी पोस्टें हैं उन सब में ये हाइलाइटर मतलब फिल्टर अटैच हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे कि नर्सिंग मिनिस्ट्री में, ठीक है, ये यहाँ पे ये रीजन है, ये रीजन का ये जो पोस्ट का कोड है रीजन वाइज, और इसमें क्या मांगा गया, ग्रेजुएशन और अबव में ये आता है, और इसकी एक पोस्ट है। अब इसमें एक पोस्ट है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये जनरल है, ये ओबीसी है, एससी और एसटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने जैसे कि फिल्टर वाइज ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आपने एक चीज तो देख लिया कि इसमें ये आपका पेपर का लेवल रहेगा, ये जो लिखा है ना ग्रेजुएशन एंड अबव, तो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि टेंथ वाला भर रहे हो, 10+2 वाला भर रहे हो, या फिर ग्रेजुएशन वाला भर रहे हो, केवल 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपकी हर पोस्ट की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी मिलेगी। चलिए, आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपके लिए? ठीक है, तो चलिए इसको सर्च करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम ये गए यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी जूनियर इंजीनियरिंग का सर्च कर रहा था, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नर्सिंग का, नर्सिंग, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, साइट रिफ्रेश नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है, तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन साइट रिफ्रेश नहीं हुई थी, इसमें नहीं गया। तो सिलेक्शन पोस्ट 12 है, तो 12 को सेलेक्ट करना है, और हमें रीजन सेलेक्ट करना है कि आपको जैसे कि इसमें जौन से भी रीजन हो, है ना, जौन से भी रीजन हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ अभी सेंट्रल रीजन की। ठीक है, तो सेंट्रल रीजन को मैं सर्च करता हूँ। सेंट्रल रीजन में आप सुन लीजिए, यूपी और बिहार केवल 2 स्टेट आते हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ रीजन में जा रहे हो तो नॉर्थ रीजन जैसे कि दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश आते हैं। मैंने अभी सारे रीजन, अगर आपने नहीं देखा, आप यहाँ पे अटैच हुए हो वीडियो से, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पीछे करके जाना है। मैंने सारे रीजंस के बारे में डिटेल में आपको बताया कि कौन से रीजन किस किस स्टेट में कवर करता है। अभी जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे शो नहीं कर पा रहा है, एक सेकेंड। अब देखिए, अभी जैसे शो हो रहा है आपको, जैसे कि मैंने सेंट्रल रीजन सर्च किया, सर्च करके देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी पोस्टें यहाँ पे शो हो रही हैं नीचे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी बात करा था नर्सिंग ऑफिसर की, तो ये जो आप नर्सिंग ऑफिसर देख रहे हो, तो इस पोस्ट में जैसे कि मुझे यहाँ पे आना है, और जैसे कि ये इसका पोस्ट कोड है, यहाँ पे आना है, ये एक्शन पे सर्च करना है। जैसे ही हम इस आई पे बटन पे टैप करेंगे, तो वैसे ही हमारे यहाँ दिख जाएगा कि ये पोस्ट कोड है, ये पोस्ट नेम है, और इनिशियल पोस्टिंग कहाँ होगी, यूपी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूपी और बिहार 2 जगह है सीआर का। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आएगा, किसमें पेपर का लेवल क्या रहेगा, ग्रेजुएशन एंड अबव वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल। बट इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, है ना, वो रहेगी आपकी बीएससी विद नर्सिंग साइंस। ठीक है, ऑनर्स या बीएससी विद नर्सिंग साइंस, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और रेगुलर बेसिस पे चाहिए। ठीक है, रेगुलर कोर्स आपने किया हुआ हो, और आप वहाँ के उस स्टेट के, है ना, नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो, ये चाहिए। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में और रजिस्टर्ड चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद मिनिमम 50 बेड्स के हॉस्पिटल वाला, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एबव। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है नर्सिंग में, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, तो आपको कोई भी मतलब एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, 50 बेड्स वाले में 1 साल का। बट अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाला चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और इन दोनों में से, तो ही आप ये चीज़ पोस्ट भर सकते हो। उस वक्त तो आप यस कह दोगे, वरना फिर सिलेक्शन होने के बाद जब डीबी का टाइम आता है ना, तब आप वो डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तब फिर आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। तो भीड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना, चेक करनी है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बीटेक किया हुआ है, ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये केवल एक चीज ध्यान रखना, आपको फर्स्टली आपको सिलेक्ट करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जूनियर इंजीनियर हैं या फिर बीटेक कर रखे हैं कि अपनी किसी भी फील्ड में, ठीक है, या डिप्लोमा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको फर्स्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस तरीके से सर्च कर लेना है। इसमें क्या होगा कि आपको हर एक रीजन वाइज, जैसे एक ईआर की पोस्ट है, ठीक, नेक्स्ट यहाँ की ये पोस्ट दिखा रहा है एनी की नॉर्थ ईस्ट का, नेक्स्ट पोस्ट क्या है वेस्ट रीजन की, ठीक है ना, एक सेकेंड, वेस्ट रीजन की नर्सिंग की, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लिखा है, ईस्टर्न रीजन, ठीक है, सेंट्रल रीजन, ठीक है, सेंट्रल रीजन की ये दूसरी। ऐसा होता है डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे कि प्रयागराज में है, वो दूसरा वाला लखनऊ में था। तो इस तरीके से होते हैं, आपको इन सारे पोस्ट कोड को सिलेक्ट कर लेना है ना, और फिर दूसरा अपना जैसे कि यहाँ पे एक एक सेंट्रल वाइज ही होगा, जैसे एक सिलेक्ट करोगे, एक सिलेक्ट करोगे, और वैसे भी जब पोस्ट नेम एक है, तो आपको बस केवल पोस्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे मैं डालूंगा नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर। ये भी जो नई साइट है ना, नई साइट की वजह से ये थोड़ा इशू कर रही है वर्किंग करने में, तो प्लीज़ अच्छे नेटवर्क कनेक्शन करते हैं। वैसे मेरा नेटवर्क कनेक्शन तो बहुत अच्छा है, 3 से 5 MBPS लगभग स्पीड आ रही है, बट क्या ही कह सकते हैं। तो जैसा कर होता है इस तरीके जैसे आप फिल्टर करोगे, तो यहाँ पे आपके जितनी भी नर्सिंग पोस्ट की सेंटर रीजन में होंगी वो सब यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। आपको बस जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ जैसे ये देख लिया, फिर नीचे आ जाओगे तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी दिख जाएंगी, जैसे कि इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं इस पोस्ट कोड के थ्रू, ठीक है, जो कि एक ईडब्ल्यूएस की है, 2 ओबीसी की है और एक जनरल की है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हो फॉर्म को। और ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे जैसे जूनियर इंजीनियर की है, जैसे जूनियर इंजीनियर की मैं देखता हूँ क्या एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए गई है, तो इसमें टोटल पोस्ट आपकी 5 है ना, 3 ओबीसी की है और 2 जनरल की है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए ग्रेजुएशन प्लस एबव, ठीक है, इस लेवल का आपका पेपर आएगा। प्लस एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास टेक्निकल एजुकेशन होती है वो बैचलर डिग्री इन साइंस विद वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस हो विद किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो जैसे कि वन ऑफ द ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन टेक्निकल इन वन ऑफ द डिसिप्लिन जैसे कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड से आपका टेक्निकल हो, ठीक। और प्लस अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है तो और के बाद वाला सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है ना, क्योंकि डिप्लोमा बोला है तो डिप्लोमा के बाद ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इंट्रोडक्शन इन क्वालिटी एश्योरेंस इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो आप भर सकते हो बीटेक वाले बंदे, ठीक है, आपके अगर फिजिक्स सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल वगैरह के अगर वो आपका हो तो आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है वो डिप्लोमा लेवल पे मांगा गया है, बस यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा हो मैं भी, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फर्स्ट के अंदर क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड ग्रेजुएट लेवल पे एनी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, एग्जांपल के तौर फिजिक्स एरिया, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में तो आप इसमें पढ़ सकते हो। अब ऐसे चीज बताऊँ जो मैकेनिकल वाले बंदे होते हैं और बहुत और कुछ और भी होते हैं इसमें ट्रेड मतलब डिपार्टमेंट बीटेक में, जो उनमें फिजिक्स होता है तो वो भी इसमें शायद भर सकते हैं। बस स्पेशली डिप्लोमा वाले में इनमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है, मेरे ख्याल से इन दोनों में से एक चाहिए, ठीक। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रोडक्शन, ये दोनों के लिए चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वैसे उसमें जैसे और लगा था वैसे इसमें और नहीं लगा है। तो इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सबको। तो जैसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा ये हो सकता है कि केवल एक इसी ऐसी पोस्ट हो जैसे कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया हो, और भी ऐसी पोस्ट होंगी, सेम पोस्ट होंगी और उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया होगा, ये भी चीज होती है। तो आपको कुछ चीजें जैसे कि मैंने आपको पोस्ट कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया, ठीक है। आपको कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट करना है ना, जैसे कि ईस्टर्न रीजन है, ठीक, यहाँ पे आपको ईस्टर्न रीजन के हिसाब से यहाँ पे सीरियल वाइज सारी पोस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक। फिर आपको पर्टिकुलर अगर पोस्ट का नाम पता है, ठीक है, अपनी जो पोस्ट है अगर वो नेम सेम है तो बस केवल वो नाम पंच करना है और आपको वो चीज दिख जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी पोस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। इससे सिंपल तरीका कुछ और नहीं हो सकता। यहाँ पे आपकी जितनी पोस्ट है ये सब पोस्ट है, इतनी सारी पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल टोटल लास्ट में देखिए, टोटल इसमें दिया गया है, टोटल इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें जो आपकी जो टोटल पोस्ट रह रही है 2049, मतलब 2500 के 2050 की मान लो, ठीक है, 2050 टोटल वैकेंसी है। जो कि मैंने एवरेज कहा था ना कि टोटल जैसे कि नर्सिंग डिपार्टमेंट की तो टोटल 100 से ज्यादा 100 के समथिंग ही होंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया किस तरीके से आपको फाइंड अप करना है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको एज कैलकुलेट करना है। एक और चीज बता दूं, एज का भी जो क्राइटेरिया है ना वो सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले एज के बारे में भी कंफर्म हो लें। अब जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, एज देखो, इसमें एज दिया गया, एज देखो, हाँ, इसमें एज दिया गया 18 से लेके 30 तक, पर किसी किसी पोस्ट में होगा 18 से लेके 25 तक, ठीक है। किसी किसी में होगा 18 से लेके 27 तक, बहुत सी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें 18 से लेके 27 तक होता है, और किसी किसी में होगा 21 से लेके 30 तक। तो ये आपकी जो पोस्ट है ये पोस्ट पे डिपेंड करता है। मैं अपनी ही बता दूं, जब जैसे मेरी ट्रेड की कभी कभी नर्सिंग में निकलती है तो कहीं कहीं होता है उसमें 21 से लेके 27 कर दी है, ठीक है, कहीं कहीं होता है 25, ठीक है, और कहीं कहीं 30 चलती है। तो ये आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगा, आपको फाइंड अप करना पड़ेगा ये पर्टिकुलरली, क्योंकि ये इंडिविजुअल पोस्ट, इतनी सारी जितनी पोस्ट कोड है वो इंडिविजुअल पोस्ट है, ठीक है। अब मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है किस तरीके से आपको सर्च करना है, क्या एलिजिबिलिटी सर्च करनी है। तो आपको मेरे ख्याल से सर्च करना आ गया होगा, कैसे आपको फाइंड अप करना है वो पता चल गया होगा। अब मैं एक वीडियो इसके अभी पोस्ट के रिगार्डिंग ऐसी बनाऊंगा जो जिसमें एक कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर मैसेज नर्सिंग ऑफिसर की कैटेगरी कि नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट है, किस लेवल का है, क्या क्या सिलेबस रहेगा उनका, सब कुछ कम है ना। जैसे कि जूनियर इंजीनियर में कौन कौन भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन से रीजन से कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें आपकी एक जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ एनी स्ट्रीम वाला बंदा हो, ठीक है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, 10+2 उसने कर रखा हो, कोई एक्सपीरियंस वगैरह उसमें कुछ भी नहीं मांगा जाए उसमें, या 10th कर रखा हो तो उसमें कोई भी और आईटीआई वगैरह कुछ भी कोई भी लफड़ा ना हो, या फिर अगर आईटीआई होगा, अगर आईटीआई की ज्यादा वैकेंसी होगी तो आईटीआई के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। अब देख लो आप, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, एमएलटी की वैकेंसी निकली हुई है, ग्रुप बी की वैकेंसी है भाई, नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन होगी ही होगी इसमें। इसमें पोस्ट तो केवल एक है, केवल ओबीसी की एक पोस्ट है, ठीक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल है यार, ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए इन एमएलटी, ठीक, विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब समझ रहे हो, एमएलटी में ही आपने 2 साल काम किया हो तो आपका ये चीज काउंटेबल है, ठीक है, वरना नहीं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बस अब मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। अब वीडियो को मैं यहीं खत्म करते हुए मैं आगे चलता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके कुछ जो नए रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, जो कुछ भी चेंजमेंट आया है ना, तो उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, तो जिससे कि आपको एक क्लैरिफाई हो पाएगा कुछ स्टेज पे कि जैसे कि बहुत से
स्टेट जैसे कि एक्स सर्विसमैन वाली है, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस है एंड ओबीसी है। जो पिछली बार जो बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी क्रूशियल डेट का जो इश्यू हो रहा है ना, इसमें आपको अब वो इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है? आपको मैं इंडिविजुअली पहले ही बता दूँगा कि क्रूशियल डेट आपकी कितनी रहेगी, कौन से ईयर का या किस सेशन का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है? तो आप टेंशन ना लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।